बहुत कम लोग वीरप्पन से मिले थे, लेकिन उनके बारे में हर जगह खबरें फैली थी। लोग कहते थे कि वीरप्पन जंगल में हाथियों का शिकार किया करते हैं और उन्होंने 2 लोगों का खून भी किया है। इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर और पुलिस वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर आसानी से कूद सकते थे, तो उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था। एक बार मुझे याद है उनका गैंग हमारे घर के नजदीक ही एक तराई में आकर रुका हुआ था। वो हमेशा अपनी बंदूक कंधे पर ऐसे ऐसे रख कर चलते थे। वो बंदूक के साथ आगे चलते थे और उनके पीछे 15-20 लोगों की टोली एक कतार में चलती थी। सबके पास बंदूकें होती थी। वो नजारा तो देखने लायक होता था। पास में ही एक बहुत बड़ा सीरीज का पेड़ था। मैं उसके पीछे खड़ी रहती थी। मुझे सिर्फ उनकी मूछें दिखती थी। उन्होंने कहा, मुत्थु इधर आना। मैं डर से बुरी तरह कांप गई थी। मैं हैरान हो गई कि इनको मेरा नाम कैसे पता और ये मुझसे क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, मुत्थु इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैं तुमसे शादी करने का सोच रहा हूँ, तुम बताओ तुम्हें मंजूर है? फिर उन्होंने कहा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, दिल पर पत्थर रख लूंगा। ये सुनते ही मेरा दिल पिघल गया। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? शायद 14 या 15 साल की थी। 15 की थी। और उनकी उम्र क्या थी? उस वक्त वो 39 साल के थे। मैंने सोचा नहीं था मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा। कोल्लेगाल के आगे MM हिल्स के जंगल हैं, गहरी घाटियां हैं, पेड़ों से भरे पहाड़ हैं और आप सोच भी नहीं सकते उतनी गहराइयों वाली खाइयां हैं। वहाँ कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ किसी इंसान ने कभी कदम भी नहीं रखा होगा। और ये ऐसी ही वीरान जगह है जहाँ भारत का सबसे खतरनाक अपराधी रहता था। कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ये एक छोटा सा गांव है, लेकिन कोई भी वीरप्पन के बारे में बात करने को राजी नहीं था। वहाँ के लोग अनपढ़ थे, वहाँ गरीबी थी, भूखमरी थी और इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो ये था कि वहाँ पर चारों तरफ फैले हुए घने जंगल का फायदा उठाया जाए और वीरप्पन ने यहीं से शुरुआत की। क्या आप बता सकते हैं कि जंगल में जुर्म वीरप्पन का कोई मुकाबला ही नहीं था। जंगल में जुर्म, जानवरों को मारना, वीरप्पन इन सब में लीडर था। शायद पिछले 50 साल से या 60 साल से वही लीडर था। और ये मेरी बदकिस्मती थी कि उस वक्त मैं जंगल का DFO था। कुल मिलाकर तकरीबन 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में वीरप्पन का राज था। वो दूसरे शिकारियों से अलग कैसे था? उसका यकीन, उसकी हिम्मत और बेखौफ होना। 100 में से 99 शिकारी हाथी के आसपास भी नहीं जा सकते थे, लेकिन वीरप्पन हाथी के बहुत पास तक चला जाता था। वीरप्पन वो पहला इंसान था जिसने गोपीनाथम में किसी हाथी को गोली मारी थी। फिर इस काम को ठीक ढंग से करने के लिए उसने एक गैंग तैयार की। उसके पास पैसा आने लगा और धीरे धीरे वो गैंग का लीडर बन गया। हाथियों को मारने का काम हमने अपने इलाके से ही शुरू किया। धीरे धीरे हम बढ़ते गए। जैसे ही पैसा आना शुरू हुआ, हमारा लालच बढ़ गया। ज्यादा पैसे के लिए ज्यादा हाथी मारने लगे। अब उन्हें मारने में कोई हिचक नहीं बची थी। वो बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि मजल लोडर के साथ गोली चलाना आसान नहीं था, क्योंकि निशाना ठीक लगेगा कि नहीं पक्का नहीं होता। जैसे मौका मिलता वो मार देता, या तो सिर पर या दिल पर। वो छोड़ता नहीं था। उसके अंदर एक खूंखार मुजरिम छिपा था। शायद उसने तकरीबन 1000 हाथी मारे होंगे। और ऐसा वक्त भी आया होगा जब उसने खुद से कहा होगा कि मारने के लिए जंगल में कोई हाथी बचा ही नहीं। उसने सब के सब मार दिए। और अगर कोई हाथी बचा भी था तो वो अपनी माँ के पेट में होगा। कहीं ना कहीं इसे रोकना जरूरी था। ये होने नहीं दिया जा सकता था। उन दिनों हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ने मुझसे कहा, मिस्टर सिंह, आप अपने तकरीबन 200 लोगों की एक फौज तैयार करके उसे घेर क्यों नहीं लेते? मुझे हंसी आ गई। उन्होंने इलाका देखा नहीं था। विशाल जंगल था, सच में विशाल जंगल। उसे ढूंढना भूसे के ढेर में एक सुई ढूंढने के बराबर था। जंगल में कुछ नहीं दिखता। तो क्या तरीका है, क्या ऑप्शन है, कैसे रोके उसे? सोचा एक गैंग बनाते हैं जो हमें वीरप्पन की जानकारी ला कर दे, ताकि हम उस पर हाथ डाल सकें। कुछ जब्त की गई बंदूकें विरोधी गैंग के लोगों को दी गई। क्यों? ताकि जैसे ही मौका मिले वो वीरप्पन को मारकर हमें रिपोर्ट कर सकें। तो क्या ये जुर्म नहीं है? 100% ये जुर्म ही है।
और ये गैर कानूनी है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन पाँव में चुभे बड़े कांटे को बिना छोटे कांटे के कैसे निकाला जा सकता है? हम तभी खून करते थे जब हम पर दबाव डाला जाता था, और उन हालात में हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था। उन लोगों के पास बहुत पैसा है, सरकार का सपोर्ट है, लोग भी हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय एक बंदूक के। वीरप्पन ने विरोधी गैंग के सब लोगों को मारकर उनकी लाशें कावेरी नदी में फेंक दी। बहुत ही बुरा वक्त था। उन दिनों हालात काबू से बाहर थे। जो कोई भी इनमें से किसी भी इलाके में जाता तो वो बचकर नहीं आता था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमेशा इलाके की पुलिस फोर्स से मदद के लिए रिक्वेस्ट करता रहता था कि अगर आप मदद नहीं करेंगे तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे, पर पुलिस डिपार्टमेंट ने मदद नहीं की। ऐसा लगता था कि एमएम हिल्स का पूरा इलाका वीरप्पन की खुद की प्रॉपर्टी थी। चंदन के पेड़ हमेशा राज्य की संपत्ति होते हैं। उसकी खुशबू, उसका कीमती तेल, जिनकी पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है, और इत्तेफाक से ये बेशकीमती पेड़ एमएम हिल्स के जंगलों में बड़ी तादाद में उगते थे। और वीरप्पन बहुत ही आसानी से एक हाथियों का शिकार करने वाले से चंदन का स्मगलर बन गया। उनका गैंग जंगल के एक एक कोने से वाकिफ था कि चंदन कौन सी पहाड़ी पर मिलेगा। गांव के बहुत से लोगों को जंगल में पेड़ काटने भेजा जाता था। किसी दिन 100 लोग, किसी दिन 150 लोग, किसी दिन 300 लोग होते थे। पूरा इलाका भारी गाड़ी की गड़गड़गड़ आवाज से कांपने लगता था। जब गाड़ियां भरी जा रही होती थीं, मैं ड्राइवर को बोलता था, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, अगर वो रुकने बोले तो गाड़ी धीरे करना बंद मत करना, और अगर वो रास्ता रोक कर खड़े हो जाएं तो उन पर गाड़ी चढ़ा देना। फिर भी अगर वो पीछा करें तो हमारे पास बंदूकें हैं। उसके बाद 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जैसे जैसे लोड बढ़ता गया ज्यादा पैसे आने। हम लोगों ने नए नए कपड़े भी बनवाए। जब और ज्यादा पैसा आने लगा तो उन्होंने सेंट लगाना भी शुरू कर दिया। हम सब ने, अगर बॉस चाहते तो लॉरियां खरीद लेते, बसें खरीद लेते, हेलीकॉप्टर भी खरीद लेते, कुछ भी खरीद सकते थे। जैसे जैसे स्मगलिंग बढ़ती गई उनका नाम भी मशहूर होता गया। लोग उन्हें जंगल का राजा कहते थे, और तो और चंदन की तस्करी का राजा और जंगल का राजा वीरप्पन भी कहते थे। क्या तमिलनाडु में उसके जैसा कोई दूसरा था? कोई नहीं था, और ना ही पहले कभी हुआ। वो सच में जंगल के राजा थे। वो हर जात के लोगों के साथ रहते थे और कभी कोई भेदभाव नहीं करते थे। उनकी गैंग में हर जात के लोग रहते थे और मैं उनमें सबसे छोटा था। बहुत सारे लोग, बहुत सारा खाना, मतलब इतने लोग थे जैसे कोई गांव बसा हो। कुछ लोग वहां बैठे हैं, कुछ लोग वहां बैठे हैं, और कुछ लोग वहां पर बैठे हैं। चारों तरफ लोग बंदूक लिए पहरा देते थे और वीरप्पन बीच में। कोई दिक्कत होती तो लोग उनके पास आते। मतलब अगर लोगों को कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलता तो वो अपना केस वापस लेकर वीरप्पन के पास आते थे ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। जब भी उनके पास कोई आता तो सबसे पहले वो उसे खाने के लिए पूछते। उन्होंने अपने बचपन में बहुत भूखमरी देखी थी। वो कहते थे, इतने पैसे का इंसान क्या करेगा, हमें जरूरतमंद को देना चाहिए। गरीब गरीब ही रहता है और अमीर हमेशा अमीर ही बना रहना चाहता है। ये सब बातें मुझे बहुत दुखी करती हैं, ऐसा वो हमेशा कहते थे। जिनकी जिंदगी जंगल में है, जो पहाड़ी पर रहते हैं, वो सब लोग वीरप्पन को जंगल का फरिश्ता मानते थे। चाहे आदमी हो या फिर औरत, सब उन्हें गले लगाकर उनका हाथ चूमते थे। वो ऐसे मूंछ घुमाते थे, ऐसे इस तरह अपनी मूंछ घुमाते और फिर मुस्कुराते थे। जब भी देखो उनका हाथ हमेशा अपनी मूंछ पर ही रहता था, ऐसे इस तरह। वो हमेशा बड़ी सी मूंछ रखा करता था। जैसे कि अगर आप कोई बड़े जमींदार हैं या गांव के साहूकार हैं तो आप बड़ी मूंछ रखते हैं, क्योंकि ये अधिकार, ताकत और पहुंच की एक निशानी है। ये मूंछ उसकी शख्सियत का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गई। लोग उनकी बात क्यों मानते थे? उनकी बंदूक के डर की वजह से या फिर उनके बर्ताव की वजह से? नहीं, उनकी सच्चाई की वजह से। एक बार वो जो बात कह देते थे उस पर हमेशा कायम रहते थे। वो अक्सर मुझे हौसला देते। वो कहते कि एक दिन हम भी औरों की तरह आम जिंदगी जिएंगे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने असम राज्य में हम लोगों के लिए एक ज़मीन पसंद की है, और ये कि मैंने खुद जाकर वो ज़मीन देखी है। अगर मैं बचा हुआ चंदन बेच दूंगा तो थोड़े से पैसे आ जाएंगे। उसके बाद हम वहाँ जाकर आराम से रह सकते हैं। जैसे ही चंदन बेच दूंगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। 6 महीनों तक
चंदन काटा गया और जंगल में चंदन पूरी तरह से खत्म हो गया। जंगल में आपको सब पेड़ मिलेंगे, बस चंदन का पेड़ नहीं मिलेगा। तो पहली बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पुलिस की तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। हमने तैयारी में बहुत वक्त लगाया, 2 महीने से ज्यादा, क्योंकि हमारे पास बस एक ही मौका था। तो चलो उनका पीछा करें और सारा चंदन जब्त कर लें। पता नहीं क्यों वो अपनी शादी को सबकी नजरों से छुपा कर रखना चाहते थे। मुझे याद है जब हमारी शादी हो रही थी तो मैंने महसूस किया कि उनके चेहरे पर शादी की जरा भी खुशी नहीं थी। कोई बात उन्हें परेशान कर रही थी। जब वो मुझे मंगलसूत्र पहना रहे थे तभी गोलियां चलनी शुरू हो गईं। जैसे ही हम घर पहुंचे, पलार से एक आदमी भागता हुआ आया। उसने कहा, मामा, कर्नाटक पुलिस और तमिलनाडु पुलिस ने हम पर हमला कर दिया है। हम कुछ नहीं कर पाए। वो सारा चंदन ले गए और सभी लॉरियों में आग लगा दी। रेड 2 राज्यों ने मिलकर की थी और पुलिस ने वहां से 65 मेट्रिक टन चंदन की लकड़ी बरामद की थी। दुनिया में आज तक इतने बड़े पैमाने पर चंदन की लकड़ी जब्त नहीं की गई थी। वीरप्पन का कारोबार जो धीरे धीरे बढ़कर फलने फूलने लगा था, वो अब बिखर गया था। क्या जंगल सिर्फ उन लोगों का ही है, हमारा नहीं है? उस पर जनता का हक नहीं है क्या? अगर उन लोगों ने गांव वालों को नौकरियां दी होती तो ऐसा कभी नहीं होता। मुख्यमंत्री के लिए तुम चंदन की लकड़ी से खटिया बनाते हो, वो लकड़ी कहाँ से लेकर आते हो? जब तुम करो तो ये सब गलत नहीं है, पर जब मैं वही काम अपनी रोजी रोटी के लिए करूं, गांव वालों के लिए करूं, तो ये गलत कैसे है? यही उनका सवाल हुआ करता था। जो भी हमारे रास्ते में आए उन फॉरेस्ट वालों और पुलिस वालों को मार दो, कोई रहम नहीं। मैं साथ चलूं? चलो मैं चलता हूं, और फिर देखना मैं कितने लोगों को मार गिराता हूं। கத்தி கிடந்துச்சு. ஐயோ அம்மான்.